अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए जारी सियासी कोशिशें अब नतीजा खेज मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और अनवारुल हक हुकूमत की सबसे अहम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अब अपनी हुकूमत बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत में इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक किया था। इस इजलास के बाद ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और इजलास में आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का हतमी फैसला किया गया और इजलास के बाद बाज़ाब्ता ऐलान किया गया कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, जिसके लिए मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ आइंदा 72 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया है। फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये बताइएगा कि कोई वज़ीर आज़म के लिए कोई ऐलान मैकेनिज्म क्या होगा, नई जो आपकी हुकूमत साजी होगी, एतमाद होगा, क्या होगा? ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेंगे। कि बाकी आपकी इसकी सपोर्ट क्या मुस्लिम लीग नून आपको सपोर्ट वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे और ज़राए के मुताबिक इस वक्त पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए 3 रहनुमाओं के नाम पर गौर कर रही है, जिनमें चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब के नाम शामिल हैं। अहम बात यह कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, लेकिन अब नून लीग ने भी हुकूमत से राहें अलग करने का फैसला कर लिया है और ऑपोजिशन बेंचेस में बैठने का फैसला कर लिया है, जिसका पार्टी के सदर शाह गुलाम कादिर और पार्लिमानी पार्टी के लीडर राजा फारूक हैदर ने कल ऐलान किया था। राजा फारूक हैदर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में यह फैसला हुआ है कि नून लीग ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी और इस फैसले में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के फैसले के बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें कश्मीर में हुकूमत साजी पर एतमाद में लिया, जिसके बाद हुकूमत साजी के मामलों पर पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम भी शामिल होंगे और ये कमेटी हुकूमत साजी पर पहले नून लीग की आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और फिर पीपल्स पार्टी से बातचीत करेगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर कायरा का भी कहना है कि नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने से पीपल्स पार्टी को अब तक आगाह नहीं किया है। अब देखना होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिमायत खोने के बाद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है या वो इससे पहले ही इस्तीफ़ा दे देते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों का मौक़िफ़ लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, साबिक वज़ीर आज़म है आज़ाद जम्मू कश्मीर के और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तनवीर इलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा कि क्या फ़ैसला हो गया है कि जो मौजूदा हुकूमत है जिसके वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब हैं, उनको चलता करना है, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लानी है और फिर पीपल्स पार्टी क्या अपनी हुकूमत बनाने जा रही है वहाँ पर? शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। देखिए, इस वक्त ये है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है वो अपना टेन्योर पूरा करे, चूँकि आज़ाद कश्मीर के निज़ाम में अगर आप देखें तो 85 के बाद आज़ाद कश्मीर में आपका ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये चलता रहा है और इसमें कभी ये डीरेल नहीं हुआ। इस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत बनाने की कोशिश नहीं करती, हुकूमत से बाहर आ जाती है तो हुकूमत गिरती है और फिर असम्बली जो है वो डिज़ाल्व होती है, असम्बली आगे अपनी मियाद पूरी नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि असम्बली को, जो आज़ाद कश्मीर में ये कानून साज असम्बली है, जो रियासत का सबसे मुकद्दस ऐवान है, इसको बचाया जाए और ये अपनी मियाद पूरी कर सके। और इस वक्त 13 अरकान तो पीपल्स पार्टी के अपने हैं, अपनी हुकूमत बताएंगे, यानी कि वो जो मैजिकल नंबर है 27 का कैसे पूरा करेंगे, क्या करेंगे? क्या नून लीग आप में शामिल हो रही है या जो पीटीआई का मुनहरफ ग्रुप था उनमें से कुछ लोग आपके साथ आके मिलेंगे? शहजाद साहब, इसमें ऐसे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो अपने मेंबरान हैं वो 17 हैं, क्योंकि 4 आप में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, 17 वो लोग हैं और आप ये देखिए कि जो इसमें जो गवर्नमेंट के अंदर दूसरे ग्रुप भी शामिल थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का अंदिया भी दे चुके हैं और जो हमारे माजरीन एमएलएज हैं 10 वो भी 2 वज़रा रिजाइन कर चुके हैं। एक हमारे उलमा मशाइख पे पीर मजहर सईद थे जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे, वो रिजाइन कर चुके हैं।
तो इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नंबर्स में तो कोई मसला नहीं आ रहा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इस सारी एफर्ट्स के पीछे अगरचे हमें इस चीज़ का एहसास है कि बहुत थोड़ा टाइम रहता है, और जो हालात आज़ाद कश्मीर में पैदा कर दिए गए हैं, जो सियासत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, उनको इस शॉर्ट टाइम के अंदर ठीक करना है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये चैलेंज और बेड़ा इसलिए उठाने को तैयार हुई है कि आज़ाद कश्मीर का सियासी निज़ाम भी बचाया जाए, यहाँ की सियासत बचाई जाए, जमहूरियत बचाई जाए और ये निज़ाम कंटिन्यू करे। उस हवाले से हमारी कोशिश ये है कि जो रियासत है ये पाकिस्तान का दफाई असार है। रियासत हमेशा से पुरअमन रही, पीसफुल रही, कभी पाकिस्तान को रियासत के हवाले से परेशानी नहीं हुई। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सब नेशनलिज्म का नारा था, लेकिन एंटी पाकिस्तान नारा नहीं था। अच्छा, कल एक ये बात बताइएगा तनवीर रियाज साहब, क्योंकि आपने कहा कि 17 लोग तो हैं पीपल्स पार्टी में, तो जो आपकी एजे के पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ कल, उसमें 14 लोग क्यों थे? 17 तो नहीं थे सारे वहां पे? नहीं, कल हमारे 15 लोग थे, उसमें से हमारे एक मेंबर थे, उनकी बेटी की रुखसती थी, और दूसरे हमारे मेंबर को घंटा लेट पहुंचे थे, उनके सके भतीजे की शादी थी। अच्छा। हमारे 17 के 17 मेंबरान पूरे। सही है। तो आप कह रहे हैं कि नून लीग अगर सपोर्ट नहीं करती तब भी जो है आप लोग हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, नून के लिए चॉइस होगी, क्योंकि इससे मौजूदा गवर्नमेंट में नून शामिल थी। लेकिन यह है कि हम पहले भी ये रिकमेंड करते रहे कि बड़ी पार्टियों में से पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, इनमें से किसी एक को अपोजिशन करनी चाहिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जब अपोजिशन खत्म हो गई तो लोग फिर मुख्तलिफ फोरम से फिर अपोजिशन, चूँकि लोगों की आवाज़ कौन बुलंद करेगा, लोगों के लिए कौन बात करेगा, तो वो फिर निज़ाम शुरू हो गया। इस वक्त अगर PMLN अपोजिशन में भी बैठने का फैसला करती है तो वो भी एक ऐसा फैसला होगा। तो ये ख्याल इतने टाइम बाद आपको क्यों आया कि एक बड़ी पार्टी ऑपोजिशन में होनी चाहिए? यहाँ तो हम देख रहे थे कि 32 लोगों की काबीना थी, ऑलमोस्ट हर कोई ही काबीना में था, आपके भी लोग थे, नून लीग के भी लोग थे, तो उस वक्त ये एहसास नहीं हुआ कि सारी हुकूमत में सारी बिल्कुल आप हमारे शहजाद साहब, हम इसको पहले भी उठाते रहे, हम इसका एहसास दिलाते रहे, लेकिन आज़ाद कश्मीर इस वक्त अपनी क्यास की आखिरी हदों के ऊपर है। आप ये देखिए कि आज़ाद कश्मीर में 6-7 जो आईनी पोस्टें हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, चेयरमैन जो है एहतसाब ब्यूरो है, चेयरमैन मुतासिब जो है, इस वक्त DG लोकल गवर्नमेंट, DG हेल्थ, DG IT, सेक्रेटरी जो है IT है, आपकी बेसिक जो पोस्ट है, और आज़ाद कश्मीर पुलिस का एक 21 ग्रेड की ऑपरेशन की पोस्ट होती है एडिशनल IG की, ये तमाम की तमाम पोस्टें इस वक्त आज़ाद कश्मीर में खाली हैं। आज़ाद कश्मीर में पुलिस हड़ताल पे है, आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर हड़ताल पे है, आज़ाद कश्मीर में आम आदमी सरापा एहतजाज है। इन हालात को ठीक करके जो नैरेटिव है कि राजा फारूक हैदर साहब वो तो कह चुके हैं कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं, हम ऑपोजिशन में ही बैठेंगे, लेकिन फिर भी वजीर आजम साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें एहसन इकबाल साहब हैं, अमीर मुकाम साहब हैं, और उनको टास्क दिया है कि वो फिर बातचीत करें। तो आपको लग रहा है कि नून लीग एटलीस्ट हुकूमत में अगर ना आए लेकिन वोट देने की हद तक वो आपको सपोर्ट करेंगे? ये हमें नून की तरफ से ऐसे मतलब हमें कन्वे किया गया है कि नून गवर्नमेंट के लिए वोट दे सकती है। हो सकता है कि वो वजारतें ना ले, लेकिन जो नून की लीडरशिप था उनकी तरफ से हमें यही मैसेज मिला है। और वो उस सूरत में कि अगर चौधरी यासीन साहब आपके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे तभी सपोर्ट करेगी नून लीग? नहीं, नून ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने फैसला करना है कायदे अवान के हवाले से। लेकिन नून की लीडरशिप ने ये कहा है कि हम आप अगर हुकूमत साजी करते हैं तो हम आपको वोट देंगे। तो अभी क्या कायदे आपके पार्टी चेयरमैन ने कायद कौन होगा ऐवान का, इसका फैसला कर लिया है? फ्रंट रनर्स 2 हैं, 3 हैं, क्या सूरत हाल है? नहीं, 2-3 लोग हमारी पार्टी के अंदर सीनियर 3 लोग मौजूद हैं जो इस वक्त असेंबली के अंदर हैं, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है। वो मेरा हाल एक आध रोज के अंदर नाम का फैसला करेंगे। कहा तो ये जा रहा है कि अगर चौधरी यासीन साहब को आप नॉमिनेट करेंगे तो नून लीग की सपोर्ट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इस वक्त जो AJK के सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान, उनकी सपोर्ट फिर आप खो देंगे। बैरिस्टर साहब भी मेरा हाल है हमारे साथ शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास भी इस वक्त ऑप्शन लिमिटेड है। चौधरी यासीन साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, उनके हवाले से भी अगर लीडरशिप फाइनल करती है तो मेरा हाल है इनका आपसे एक लोकल इख्तलाफ भी तो है ना, वो तो हरीफ है एक दूसरे के। नहीं, ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। हमने कुलियतन लीडरशिप को ये फैसला किया है। मैं बैरिस्टर सुल्तान की बात कर रहा हूँ कि वो तो सपोर्ट कैसे करेंगे अगर वो लोकल साहब को भी मेरा हाल है ऐसा ही। देखिए, उन्होंने अगर अनवार साहब को कबूल कर लिया था तो हमारा भी जो भी आदमी होगा मेरा ख्याल है बैरिस्टर साहब उसको कबूल करेंगे। कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी स्पेकुलेशन की जा रही है। एक बात बताइए, इस वक्त जो भी हालात है आजाद जम्मू कश्मीर के, उसमें तो जिम्मेदार हुकूमत है जिसका हिस्सा आप भी हैं। अब आप अपनी ही मखलूत हुकूमत को गिराकर एक और अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, मखलूत हुकूमत। इसकी सेंस नहीं समझ आ रही, जबकि इलेक्शन को 7-8 माह रह गए।
तो जो बुरा हुआ उसके जिम्मेदार भी आप हैं, लेकिन आप एक और हुकूमत बना के 7-8 माह में क्या कर लेंगे फिर? देखिए, हम चूंकि मतलब हालात ऐसे थे कि ये एक हाइब्रिड आज़ाद कश्मीर के अंदर मॉडल का एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन ये आज़ाद कश्मीर में ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। हम पहले भी ये कहते रहे कि बड़ी पार्टियों में से किसी को अपोजिशन भी करनी चाहिए, और इतने आपको 48-53 के उसमें 48 के लोगों की ज़रूरत नहीं थी कि आप उनको हुकूमत में शामिल करें। हमारा पहले भी इसके ऊपर राय थी, आज भी हम यही राय समझते हैं। लेकिन देखिए, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का है, उसके इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, और वो चूंकि जो फैसले करते हैं वो पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार बनती है। हम ये चाहते हैं कि लोगों के सामने हम नैरेटिव रखें कि हम उनके वो अमाल और कारकर्दगी जो है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम उसकी जिम्मेदारी कहा जा उठाने रहा को है तैयार कि 7-8 माह में कोई आप बहुत बड़ा चेंज तो ला नहीं सकते, तो फिर सियासी तौर पे आप ये क्यों करेंगे कि आप इस वक्त हुकूमत अपने सर पे ले, वज़ीर-ए-आज़म आपका, और फिर आप अवाम में जाएं? लेकिन फिर ये कहा जाता है कि फंड्स का मामला है, फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, उस वजह से आप लोग हुकूमत में आना चाहते हैं कि फंड्स इकट्ठा कर लें और फिर कुछ खर्च करें ताकि आपको वोट मिल जाए। क्या ये एक मतलब नहीं, बुनियादी तौर पे इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जैसे मैंने गुजारिश की कि आपके 6-7 आईनी ओहदे जो खाली पड़े हुए, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है ये फैसला साजी में बहुत कमज़ोर है, ये कोई फैसला नहीं कर पाते। आप ये देखें कि जो आज़ाद कश्मीर में कमेटियां बनी, उन लोगों के साथ जो कमिटमेंट की गई वो पूरी नहीं की गई। उन्होंने 2-2, 3-3 महीने का अल्टीमेटम दिया कि हम हड़ताल करेंगे, उनको कोई नहीं पूछा गया, उनको एंगेज नहीं किया गया, उनके साथ बातचीत नहीं की गई। तो चूंकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को फैसला नहीं कर पाते, उसकी जिम्मेदार जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासत है और वो जमहूरियत है, वो जिम्मेदार बढ़ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम उनसे अलग होकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की मियाद को बचाए। ये जो अनवारुल हक साहब के अंडर एक पूरा सेटअप बना, ऑब्वियसली ये सेटअप जो है वो बनाया गया, लेकिन अब क्या सियासी जमातों के पास फ्री हैंड है कि जो आप जोड़ तोड़ करके नंबर पूरे कर सकता है वो कर ले? अब कोई मतलब 2022 वाला मॉडल नहीं है अब ये कोई? देखिए, आज़ाद कश्मीर में चूंकि हाईकोर्ट ने फैसला कर लिया था, वहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग का कानून इस वक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बुनियादी तौर पे पार्टियां थी PMLN और पीपल्स पार्टी, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की एक हुकूमत थी जिसे अनवार साहब खुफिया PTI का नाम देते थे कि ये खुफिया PTI है, उसके नाम से वो निज़ाम हुकूमत चला रहे थे। तो ना हमारे पास कोई काम के इदारे थे, ना कोई ऐसी जिम्मेदारियां थी, ना हमें कोई ऐसी जिम्मेदारी दी गई कि जिसके अंदर हम कोई रोल अदा कर सके। इसलिए अब हम ये समझते हैं कि निज़ाम को बचाया जाए। फिर तो जो शिकवा था हुकूमत से वो तो बिल्कुल दुरुस्त था AJK की आवाम का कि वजारतें भी ली हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर भी हमारे पल्ले कुछ नहीं था, यानी कि आप बेनिफिट्स तो एंजॉय कर रहे थे लेकिन कोई जिम्मेदारियां नहीं थी आप लोगों की। बिल्कुल, हम चूंकि उसके अंदर रिकॉर्ड के ऊपर चीजें हैं कि हमारे जितने वज़रा हैं, हमारे 5-6 वजीर, उनके तो वजारतों के सेक्रेटरी तक नहीं है, उनके डायरेक्टर जनरल तक नहीं है। तो वो खुसूसी तौर पे अनवार साहब ने आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम को खराब करने के हवाले से ये कोशिश की कि लोगों के सामने इस निज़ाम को खराब किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सदात तनवीर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम मजीद बात करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है राजा फारूक हैदर साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म है आज़ाद जम्मू कश्मीर के और नून लीग के सीनियर रहनुमा। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी तनवीर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरे हैं, हम हुकूमत बना लेंगे, और वो ये उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं कि वोट की हद तक नून लीग भी उनको सपोर्ट करेगी। ये कहते हैं मेरे पास नंबर पूरे हैं, तो नंबर पूरे हो जाते हैं। आपको पता ही है कि जब ये बात ऐसी बात हो तो वो हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने, जिसमें के पार्लिमानी लीडर मैं हूँ, उसमें पार्टी के प्रेसिडेंट भी बैठे हुए थे। हमने ये फैसला किया कि ना हुकूमत साजी में ना वोट देने में किसी का साथ देंगे, हम बराह रास्त अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को, आज़ाद कश्मीर के अवाम को, इस असम्बली को एक मजबूत और मुतहरक जो है ना वो अपोजिशन की ज़रूरत है। तो इसलिए हम वहाँ पर बैठेंगे ताकि लोगों के जो मामलात के बारे से बात कर सके। अब बात यह है कि इनके 17 मेंबर हैं, थे पहले 12, फिर ये 14 हुए, अब 17 हो गए। इनके साथ लोग शामिल हुए, टर्न कोर्ट्स बने लोग, वो आए। वो बात उनकी दुरुस्त है कि हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना वो कोई सियासी जमात है नहीं है। एक राय है, ये भी एक राय है कि कोई सियासी जमात नहीं, इसलिए तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में उसके फैसले के खिलाफ वो गए ही नहीं। अब बात यह है कि ये 17 हो गए, अभी इनको चाहिए 10 और 27, लेकिन यह कि 27 पर कोई हुकूमत मुस्तक़ब नहीं हो सकती। एक मेंबर कल नाराज़ हो कि जी मैं जा रहा हूँ, मेरे काम नहीं हुआ, तो दूसरे दिन बंद कर जाएगी। कम से कम इसको 30-32 वोट चाहिए इनको बनाने के लिए। शायद ये बना ले, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि हमने तो AJK की जो पार्लिमानी पार्टी है उन्होंने, और आपकी जो पार्लिमानी पार्टी है नून लीग की, उनके सामने ये कह दिया कि हम तो शामिल नहीं होंगे, अपोजिशन में रहेंगे। फिर क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 3 रुकनी कमेटी बनाई SNA के मुकाम राना सनाउल्लाह साहब की, और कहा कि मुशावरत की जाए पीपल्स पार्टी से? तो वो कमेटी क्यों बनाई जब आप आउटराइटली कह चुके हैं कि हम हुकूमत में नहीं आएंगे?
अब गुजारिश ये है ना जी कि एक बार हम पहले भी ये फैसला, हमसे ये गलती हो चुकी है, ये दोबारा हम नहीं दोहराएंगे। अभी देखिए हमारी भी कोई इज्जत है ना, हम कोई सड़क से चलते हुए तो नहीं है किसी ने उठाकर हमें असेंबली में बिठा दिया है, ये नहीं होगा ऐसे अब। तो गुजारिश आपसे वजीर करना आजम चाहता क्यों हूँ कीन है इस बात पे? वो एहतराम। क्यों चाहते हैं कि आप लोग शामिल हो या मुशावरत करें उनसे? अब उनकी शायद उनको किसी ने बताया हो, लेकिन यह है कि जो देखे वोट हमने डाला है, अब पार्लिमानी पार्टी हमने वोट डाला है, मैं वो वोटर हूँ। तो अब बात यह है कि अच्छा हम पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएं, कल मैं इलेक्शन में जाकर क्या बोलेंगे लोगों को, क्या मांगेंगे उसके पास, क्या बात करेंगे? एक तो हम बदनाम हुए इस 2 साल में, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो वो काम उनकी हुकूमत है, वो खुद करेंगे हुकूमत, जो उनकी मर्जी है। 6,500 पोस्टें खाली पड़ी हैं, 10 अरब रुपये एक पड़ा हुआ है, और चीज़ें पड़ी हुई हैं। उन्होंने अपना काम करना, जब हुकूमत बनेगी अपनी मर्जी से करेंगे। तो हम लोगों के पास क्या लेकर जाएंगे? एक तो वो जो बनी थी इधर वो दुकानदारों की कमेटी, जिसको ताजर एक्शन जॉइंट कमेटी कहते हैं, उन्हें बहुत सारे काम करवा लिए हुकूमत पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ कि क्या बोले अब आदमी उनको कि कैसे हुआ ये सारा सिलसिला। तो उसके बाद हमारे पास क्या किया गया, नहीं, पार्टी तो जो ये है ना, बताइएगा, पीपल्स आप पार्टी कह रहे के हैं कि हो पास सकता है पीपल्स पार्टी कोई सियासी जोड़ तोड़ करके चीज़ नहीं नंबर है पूरे अवाम के कर ले। पास जाने। फारूक साहब, तो ये अगर पीपल्स पार्टी नंबर पूरे करती है, नंबर वैसे ही पूरे किए जाएंगे जैसे अनवारुल हक जी साहब जी। के टाइम पे किए गए, या पीपल्स पार्टी अपनी सियासी जोड़ तोड़ करके ये पूरे कर लेगी? देखिए बात यह है ना, अब उसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का ऑफिस भी है, उसमें इन्वॉल्व है, और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। तो वो फिर कर दिए जाते हैं, कुछ चीज़ें सामने दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर अंदर से काम हो जाता है जी। अब आपको क्या बताऊँ मैं, अब ये बस ये बातें ऐसी हैं, अपने कपड़े जो है ना उतरते हैं। तो अब तो ये इसमें तफसील में नहीं आता। पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेगी, बना अच्छा, लेगी। अलबत्ता ये है कि इनके दरमियान एक से ज़्यादा उम्मीदवार है, उस पर भी मुनहसर है कि कौन सा बेहतर उम्मीदवार होगा कि जी। जिसको जो है ना वो बाकी लोग वोट डाल सकेंगे, दूसरी नहीं, तो सियासी अब जमातों के। आपकी आपकी वैसे ख्वाहिश खासतौर क्या पर है जो कि हमारा क्योंकि फारूक ब्लाक अब के साथ था। आप चाहते हैं कि अनवारुल हक को जो है अदम एतमाद के जरिए हटाया जाए, और उसमें आप सपोर्ट करेंगे? और क्या आप ये चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ मामला जाए? फिर ख्वाहिश क्या है, मतलब आप चाहते हैं कि हल क्या आपको नजर आता है इस वक्त? देखिए असम्बली तोड़ने का अभी भी अनवारुल हक वज़ीर आज़म में ये इख्तियार कुलियतन उसके पास है, किसी और के पास नहीं है रुए ज़मीन पर असम्बली तोड़ने का। हम्म। हाँ, हुकूमत पाकिस्तान 91 में हुआ था, ये काम इस तरह हुआ था। तो बाकी एक वो इख्तियार उसी के पास है, ये तो और किसी के पास नहीं है इख्तियार। नहीं, तो अब आपको ये है हल क्या कि नजर आता है कि वो जो अनवारुल आप हक कह रहे साहब हैं जो है अगले वो इलेक्शन का, कंटिन्यू वो भी करें, या अप्रैल से पीपल्स पहले नहीं हो सकता। अनवारुल हक साहब कंटिन्यू करें जब तक असेंबली की मुद्दत पूरी नहीं हो जाती, उनको हटा दिया जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, फिर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे? मतलब आप क्या हल क्या समझते हैं इस वक्त जो मसला है? देखिए तनवार साहब अपनी उनकी कोई मॉरल वो नहीं रही है, उनके पास कोई बुनियाद नहीं रही है हुकूमत करने का। जब फर्ज कीजिए पीपल्स पार्टी में उनके साथ रहो, हम भी उनके साथ रहो, तो निज़ाम कैसे चलेंगे? फर्ज कीजिए हम नहीं भी देते हैं नो कॉन्फ्रेंस का, वो असम्बली का काम कैसे चलेगा ये अगले इसमें? अब जो इलेक्शन होने हैं, तो मेरा तो ये ख्याल था कि अगर अनवार साहब असम्बली तहलील कर देते और ये जल्दी हो जाते ये आम इंतखाबात, तो वो बेहतर हाल था आज़ाद कश्मीर के मसाइल के लिए। लेकिन उसके लिए भी ये है कि अप्रैल से पहले नादरा हमें वो इंतखाबी फरिश्ते दे ही नहीं सकता, वो अप्रैल में आएंगी। जुलाई में हमारे इलेक्शन होने हैं। हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर असम्बली तोड़ता है तो 90 डेज़ के अंदर फिर इलेक्शन कराने पड़ते हैं। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है जुलाई में, तो फिर 60 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये है आईनी सूरत हाल। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा फारूक हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस वक्त नेपरा और के इलेक्ट्रिक आमने सामने हैं, और उसकी वजह यह है कि 2.5 साल की डेलिब्रेशन के बाद नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ मंजूर किया था साल 2024 से 2030 के लिए। नेपरा ने जुलाई 2025 में जो टैरिफ अप्रूव किया था के इलेक्ट्रिक के लिए, वो 39 रुपीज़ 97 पैसा पर यूनिट था। लेकिन रवां महीने नेपरा ने इस टैरिफ को डाउनवर्ड रिवाइज किया है और उसको 32 रुपये 37 पैसे पर यूनिट कर दिया है, यानी कि 7 रुपये 60 पैसे नेपरा ने जो टैरिफ जारी किया था उसमें खुद कमी कर दी है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ये जो 7 रुपये 60 पैसे पर यूनिट की कमी की गई है, इससे कंज्यूमर को तो कोई फायदा नहीं होगा, कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन के इलेक्ट्रिक को तकरीबन 100 अरब रुपए का इस पर नुकसान होगा। जबकि दूसरी तरफ पावर डिवीजन के जराए ये बताते हैं कि ये डाउनवर्ड रिवीजन की वजह यह है कि नेपरा ने गलत टैरिफ जारी किया था, और पावर डिवीजन के कहने पे उन्होंने इसको डाउनवर्ड रिवाइज किया है, क्योंकि पावर डिवीजन का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की जो इनएफिशिएंसीज हैं या उनकी जो नाअहली है,
उसकी जिम्मेदारी पावर डिवीजन पर या टैक्स पेयर पर नहीं आती। उनका यह कहना है कि जो 105 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी उसका बोझ के इलेक्ट्रिक को उठाना चाहिए उनकी इन एफिशिएंसीज की वजह से, ना कि उसका बर्डन टैक्स पेयर पर आना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी साहब ने। मोनिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जून 2025 में नेपरा ने टैरिफ दिया था, मल्टी ईयर टैरिफ के इलेक्ट्रिक के लिए 39.97 का, जिसमें अब 7 रुपए 60 पैसे पर यूनिट की कमी कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि आपका जो नया टैरिफ होगा वो 32 रुपए 37 पैसे का होगा। जरा बताइएगा कि क्या वजह है कि नेपरा ने इसी साल टैरिफ दिया और 3 महीने बाद उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। देखिए, ये नेपरा ने जब फैसला निकाला था जून 2025 में, तो उसके 30 वर्किंग डेज बाद जो कि जुलाई के मिड में आ रहे थे, उसमें उन्होंने इसको नोटिफाई भी कर दिया था। तो इसका मतलब है बाय दैट टाइम दे वर कन्विंस्ड कि ये फैसला जो है ना ये ठीक निकाला है और नोटिफिकेशन हो चुकी थी। फिर 23 सितंबर को उन्होंने एक गवर्नमेंट के जो नोटिस थे उनको एडमिट किया, ऐसा लगता था, और फिर 20 अक्टूबर को उन्होंने फैसला निकाल दिया। जो हमने अभी तक जो पढ़ा है, और ये काफी तवील जाहिर बात है डिटर्मिनेशंस है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये लग रहा है कि उन्होंने कुछ नेशनल एक्सचेकर के कॉन्स्ट्रेंट्स को और कोई लॉन्ग टर्म कंज्यूमर बेनिफिट को नजर में रखते हुए ये फैसला निकाला है। तो अब ये क्या है इसको भी हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो नेपरा एक्ट जो डिफाइन करता है वो ये कहता है कि टैरिफ जो है वो प्रूडेंट कॉस्ट की बेसिस पे होनी चाहिए, उनकी टाइमली रिकवरी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स को जो है ना इनकरेज करना चाहिए, और उसके साथ साथ इन्वेस्टर के लिए रिटर्न होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे, ये जो लिखा गया है, इसके अंदर जो वो बिल्कुल डिफरेंट है टू व्हाट नेपरा एक्ट्स एक्चुअली वांट द रेगुलेटर टू डू। अच्छा, इसमें ये बात आपकी दुरुस्त है कि नेपरा ने एक टैरिफ निकाला, उसको नोटिफाई भी किया, लेकिन पावर डिवीजन ये समझता है कि जो नेपरा ने टैरिफ निकाला था वो गलत था और उसमें आपने अपनी कॉस्ट को कहीं ओवरस्टेट किया था। बल्कि इससे ज़्यादा उनका ये कहना है कि आपकी जो नाअहली और इनएफिशिएंसीज हैं उसकी जिम्मेदारी नेशनल एक्सचेकर क्यों ले, क्योंकि ये जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है इसकी मद में 7 रुपये 60 पैसे कम किए गए, जिसका जो तकरीबन 100-105 अरब रुपए बनता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये आपकी इनएफिशिएंसीज है तो उसका बोझ जो है वो फिर टैक्स पेयर क्यों उठाए और नेपरा क्यों पावर डिवीजन क्यों उठाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमारी इनएफिशिएंसी है या वो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। देखिए, कराची शहर को ना हम तकरीबन 2200 फीडर से बिजली सप्लाई करते हैं लगभग। उसमें से अगर हम 450 फीडर हटा दें तो जो नेपरा का टैरिफ जो उन्होंने दिया है हमको, जो 9% टीएनडी लॉस है और 100% रिकवरी है, के इलेक्ट्रिक ये ऐलान करना चाहता है कि वो इस टैरिफ पे काम करने के लिए तैयार है। बट मसला ये है कि उन 450 फीडर्स पे बिजली हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि ना वहाँ पे हम जाके बिजली काट सकते हैं, और काट भी देंगे तो वो जितनी देर में हम 10वीं बिजली काटेंगे पहली बिजली दोबारा लग जाएगी, और वहाँ रिकवरी का कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम कोई पैरामिलिट्री नहीं है, हम तो एक गाड़ी में जाएंगे प्लास और उसके साथ और बिजली काट के, और वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते क्योंकि जब ज्यादा बिजली काटते हैं तो मार कुटाई भी शुरू हो जाती है। देखिए, इसका ताल्लुक जो है, ये जो कॉस्ट है ना, द कॉस्ट हैज कोरिलेशन टू द ऑब्लिगेशन टू सप्लाई। देखिए साहब, जब आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने जो दवासाज कंपनी थी इनको एक प्राइस कैप कर दिया था और उनका था आप ये दवा इससे ज्यादा पे नहीं भेजेंगे। मुल्क में दवाओं की शॉर्टेज हो गई थी। क्यों? इसलिए कि उनको नुकसान हो रहा था, उन्होंने वो दवा बनाना बंद कर दी थी। तो हम भी अगर वहां बिजली सप्लाई करना बंद कर दे तो हम इस पे ऑपरेट करेंगे ना, बिकॉज वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू सप्लाई। तो अगर हम वो सप्लाई करेंगे और उसकी कॉस्ट आएगी तो वो कॉस्ट तो रेगुलेटर को हमको देनी पड़ेगी ना। अगर वो कॉस्ट हमें नहीं देंगे तो हमें वो कॉस्ट हम कहाँ से वो फंड करेंगे? क्या वो स्पॉन्सर्स फंड करेंगे या वो बैंक फंड करेंगे? ये जिम्मेदारी रिकवरी की जो 450 फीडर्स की आप बात कर रहे हैं, ये आपकी कंपनी पर आती है, ये सूबाई हुकूमत पर आती है, ये वफाकी हुकूमत पर आती है, ये नेपरा पर आती है, पावर डिवीजन पे आती है, टैक्स पेयर पर आती है, किसके के ऊपर आती है? क्योंकि पावर डिवीजन का ये कहना है कि ये एफिशिएंसीज तो आपने क्रिएट करनी है, रिकवरी तो आपने करनी है। आप रिकवरी नहीं कर सकेंगे तो हम क्यों आपको पैसे दें उसके बदले? सवाल ये पैदा होता है ना कि क्या हम रिकवरी कर नहीं रहे या कर नहीं सकते? और मैं फिर से ये बात कहूंगा कि क्योंकि हम कर नहीं सकते तो इसलिए ये प्रूडेंट कॉस्ट है ऑफ ऑपरेशन, और अगर प्रूडेंट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन नहीं दी जाएगी
तो यूटिलिटी के लिए ऑपरेशन करना एक प्राइवेट यूटिलिटी के लिए, जो कि जिसका एक इन्वेस्टर है जो कि यहाँ पर एक कमर्शियल काम करने के लिए आया है, मगर उसको अपनी सोशल जिम्मेदारी का एहसास है, इसीलिए वो इन जगहों पे काम करे, मगर वो रेगुलेटर को जाके ये समझाता है कि देखिए दिस इज प्रूडेंट कॉस्ट। और अगर फॉर एग्जांपल रेगुलेटर इसमें मोने साहब जी उनका जी एक नुक्ता नजर ये है कि जो आपका एक टैरिफ है और जो यूनिफॉर्म टैरिफ है उसमें ऑलरेडी जो डिफरेंशियल है उसमें सब्सिडी की मद में आपको 125 अरब रुपए तो आज भी मिल रहे हैं। ये जो 105 अरब रुपए आप लोग डिमांड कर रहे थे, ये ओवर एंड अबव है, तो कह रहे हैं 125 अरब रुपए तो सब्सिडी अभी हम आपको दे रहे हैं, जो प्राइस डिफरेंशियल है उसमें, टैरिफ डिफरेंशियल में। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सब्सिडी का एलिमेंट है ये क्यों अराइज हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर दो पहलू हैं। एक तो पहली बात ये है कि अगर मुल्क में 33 रुपए बिजली का रेट तय हुआ है तो क्या वो रेट हमने तय किया? वो हुकूमत ने तय किया है। अगर हमें आप आज इंडिजिनस गैस दे देते हैं तो मैं नेशनल टैरिफ से सस्ती बिजली की कॉस्ट कर दूंगा। सो मैं गैस भी गवर्नमेंट से खरीदूंगा, जो कि हम खरीदते हैं पीएलएल से, और वो हम एलएनजी आरएलएनजी खरीदते हैं, उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट से हमने गैस खरीदी, गवर्नमेंट की प्राइस के ऊपर, गवर्नमेंट की सेट की हुई प्राइस पे बिजली बेची। आप सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? इसलिए सब्सिडी दे रहे हैं कि आप या तो लोगों की कीमत नहीं बढ़ा सकते या आप गैस की कीमत कम नहीं कर सकते, ना हम इंडिजिनस गैस दे सकते हैं। तो अब अगर आप हमारी कॉस्ट को इस वजह से काट देंगे तो फिर कमर्शियल बेसिस पे तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। और शहजाद साहब, हमारे जो पूरे अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो हमारे पास तकरीबन कोई 260-270 अरब रुपए का डेट है तकरीबन, जिसमें से 90 अरब रुपए के फॉरेन लेंडर्स हैं। हमें उनको ये डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि जो कॉस्ट हमारी इनकर हो रही है वो हमें मिलेगी और हम इतना मार्जिन जरूर बनाएंगे कि हम आपका मुझे बताइएगा, आपका जब मुआहदा हुआ, ऑब्वियसली आपके इन्वेस्टर्स आए, कुछ ना कुछ तो मुआहदे में लिखा होगा ना कि रिकवरी की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमतों पर आयद होगी, टैक्स पेयर पर आयद होगी या कंपनी पर आयद होगी, तो क्या लिखा हुआ है इसमें? देखिए टैरिफ ऐसा कोई मुआहदा ये नहीं है कि आप हमको ये देंगे। मुआहदा होता है कि जो नेपरा एक्ट है उसकी कंप्लायंस होगी। नेपरा एक्ट, अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपको जो नेपरा एक्ट के अंदर जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ये प्लान है, जिसका अगर तब्दील आप मुआयना करेंगे, जो 2025 जून में डिटर्मिनेशन आई है, उसमें नेपरा ने बहुत डिटेल कॉन्वर्सेशन के साथ ये चीज को लिखा है कि बेड डेट की रिकवरी क्यों की दी जा रही है, व्हाई इट इज प्रूडेंट कॉस्ट, व्हाई इट हैज टू बी गिवन इन द टैरिफ। ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो उसके अंदर अगर इसके बाद नेपरा चाहे के जो काम है उनसे कोई बात हुई कि आपने ये टैरिफ निकाला, आपने उसको नोटिफाई किया, अब आप कहते हैं वो गलत है, पावर डिवीजन की बात मान के आप उसको डाउनलोड रिवाइज कर रहे हैं, उन्होंने क्या इसकी कोई वजह बताई आपको कि क्यों हुआ है, गलती हुई इनके एंड से या क्या चीज थी? नहीं, ऐसी तो कोई मेरी बात नहीं हुई है। मैं तो अभी हमसे सब लोग अभी डिटर्मिनेशन ही पढ़ रहे हैं और उसको हम एसेस कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और मैं ये कहना कि नेपरा ने उनकी बात मान ली। नेपरा ने अपने डिसीजन में तो ये लिखा है कि उन्हें पावर डिवीजन के तमाम रिव्यूज को जिसको कि कहते हैं नॉन मेंटेनेबल करके रिजेक्ट कर दिया है, मगर एट द सेम टाइम उन्होंने सो मोटो ले लिया इसके ऊपर। तो अभी तो इसमें हमारी नेपरा से डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई है। अभी तो हम रिव्यू कर रहे हैं। कंज्यूमर्स को कोई डायरेक्टली फायदा नहीं होगा, यानी कि अगर ये टैरिफ 39.97 से कम होकर 32 रुपए पर आ रहा है तो कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होगा इससे आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो आप कह रहे हैं मुतासिर होगी, क्योंकि सब्सिडी जो आपको मिलती थी वो नहीं मिलेगी और आप कह रहे हैं उन 450 फीडर्स पे आप रिकवरी भी नहीं कर पाते। तो के इलेक्ट्रिक का नुकसान है, कंज्यूमर्स के टैरिफ में कोई कमी नहीं है इसका। कंज्यूमर के टैरिफ में तो शहजाद मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी तरह से इत्तफाकिया तौर पर, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर हम 10 रुपए की बिजली बना लेंगे और हमारी टोटल कॉस्ट 10 रुपए होगी, कस्टमर्स को वही 33 रुपए का एवरेज टैरिफ चार्ज होगा। मैं फिर ये कहूंगा कि ये सब्सिडी, प्लीज इस बात को ना आपके तवज्जो से मैं सबको बताना चाहूंगा, ये के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी नहीं मिलती है सर। के इलेक्ट्रिक का नेपरा ने 2.5 साल लगा के 39.97 टैरिफ सेट किया था। अगर मुल्क में यूनिफॉर्म टैरिफ का निज़ाम ना हो तो KE would be entitled to sell electricity at 39.97. Now, Government of Pakistan issues a notification जिसके तहत वो कहते हैं कि आप लोगों को 33 रुपए की बिजली बेचेंगे। तो अब अगर हुकूमत पाकिस्तान कल ये डिसाइड कर लेती है कि ये 33 के बजाय 38 रुपए की होगी तो सब्सिडी 2 रुपए रह जाएगी।
ये फैसला शहजाद साहब मैं तो नहीं कर सकता ना कि नहीं, कराची ये को तो नहीं या कर सकते। इस पाकिस्तान वक्त जो जो यूनिफॉर्म डिस्प्यूट है टैरिफ वो तो ऑब्वियसली जो 105 अरब रुपए का या 7 रुपए 60 पैसे पर यूनिट का है, वो तो रिकवरीज के हवाले से ना, जो वो कहते हैं कि आपकी इनएफिशिएंसीज है उस वजह से आप नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो वहां जा ही नहीं सकते, तो ये फिर ऑब्वियसली रेगुलेटर पूरा करे या फिर टैक्स पेयर पूरा करे। नहीं, मतलब जो टैरिफ पीरियड एंड हुआ था वो 14.5 पे एंड हुआ था, और पहले उन्होंने जो पुरानी लिमिटेशन थी उसको उसमें 14 से शुरू किया था, जो नई डिटर्मिनेशन है उसमें 9 से शुरू कर दिया। सही। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक टैरिफ पीरियड को 14.5 पे एंड करें 30 जून 2023 को, और 1 जुलाई को उस यूटिलिटी का टीएडी लॉस 9% हो जाएगा? ये तो मतलब समझ से बाहर है सही काफी। है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ मामलात हैं जो आपकी मैनेजमेंट और खासतौर पे शेयर होल्डर रिलेटेड है। अभी कुछ दिन पहले ये खबर आती है कि सऊदी इन्वेस्टर्स टू एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक इन के इलेक्ट्रिक, बाकायदा तस्वीर भी आती हैं। उसके बाद एक और खबर आ जाती है के इलेक्ट्रिक डिनाइज नॉलेज ऑफ रिपोर्टेड शेयर डील, यानी कि आपके जो स्पॉन्सर्स इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कोई डील ही नहीं हुई है। ये क्या मामला है? शहजाद देखिए, ये मामला पहली बात तो ये शेयर होल्डर्स का है। हमारे पास एज कंपनी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हम स्टॉक एक्सचेंज को बताने के जिम्मेदार होते हैं, और जितना हमारे पास आया है वही हमने आगे रिले कर दिया है। इससे ज्यादा हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है सही, तो कोई कि डील हुई है या नहीं हुई है मतलब, और ये बात तो हमें लेकिन पता है कि सऊदीज के देखिए साथ? एमओयू तो हम सबने देखा था, साइन जी। हुआ था, जिसमें जो डेलीगेशन आया था उसमें प्रिंस मंसूर साहब थे, उन्होंने वो एमओयू साइन किया था और वो जी। पब्लिक नॉलेज में, और उसके बाद जो खत आया था वो भी पब्लिक नॉलेज में। हमें भी सिर्फ ये पता है कि एमओयू साइन किया था जिसमें कि शरियात शीशी साहब ने 53% ऑफ द होल्डिंग कंपनी, जो कि इलेक्ट्रिक का तकरीबन 34% बनता है, उसको उसके शेयर्स बेचने का प्रिंस मंसूर के साथ एमओयू साइन किया था। और उसके बाद जो अलजुमे का खत आया था उसमें उन्होंने जो बताया था वो यही था कि उनके पास 53% होल्डिंग नहीं है। तो हम एज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इससे ज्यादा कमेंट करने की पोजीशन में है नहीं, हमें पता भी नहीं है, हमें भी उतना ही पता है जितना हमारे पास ओके, ये इंफॉर्मेशन बड़ा है। इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये जो प्रिंस मंसूर साहब का जो आप कह रहे हैं कि एमओयू सामने आया था, उनका अलजुमाया पावर लिमिटेड जो कि आपके ओरिजिनल ओनर्स हैं उनसे कोई ताल्लुक है? मेरी नॉलेज में ऐसा उनसे कोई ताल्लुक हो सकता है, हो, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में। ओके, चलें, वो मुआहदा वो आप कह रहे हैं कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फिर डिनाई किया, कोई ऐसी शेयर डील नहीं हुई है। फिर जो आपके इन्वेस्टर्स हैं सऊदी और कुवैती इन्वेस्टर्स, उन्होंने अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को $2 बिलियन डिस्प्यूट का नोटिस दे दिया, और उसमें 2-3 रीजंस हैं, जिसमें एक तो हमने डिस्कस किया टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज़ के हवाले से, दूसरा यही जो शेयर होल्डर्स वाला मामला है, और तीसरा जो है आपने लिखा है कि जो शंघाई इलेक्ट्रिक इंटरेस्ट शो कर रहा था वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकी, उसकी जिम्मेदारी भी आपने गवर्नमेंट में डाली है। ये क्या मामला है? क्यों आप हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त ये $2 बिलियन का नोटिस भेज रहे हैं, जबकि वजीर आजम ने इस वक्त वहाँ पे जाना है? तो ये क्या कोई पावर टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है, दबाव में लाने की कोशिश है? शहजाद साहब, हमने नोटिस नहीं भेजा है, और हमारा इस नोटिस से सवाए इसके नहीं, कि हम एक मैनेजमेंट ने सब्जेक्ट नहीं भेजा, कंपनी है, लेकिन आपके जो जो कि इन्वेस्टर्स हैं शायद, उन्होंने ही भेजा है ना? जी, अगर वो इन्वेस्टर्स भेजते हैं शहजाद साहब तो ना हमसे पूछते हैं, ना वो हमें मतलब कोई इस बात की कोई पाबंद है कि वो हमारी मर्जी इसमें इस्तेमाल होने देंगे। वो जाहिर बात है सऊदी और कुवैती लोग हैं, तो उन्होंने जो भी अपना ऑप्शन देखा होगा वो एक्सरसाइज करें। मैं अगेन इस सिलसिले में कोई मतलब मुझे भी उतना ही पता है जितना आपको पता है इस मामले में। आई एम श्योर आपको मुझसे तो ज़्यादा पता होगा, लेकिन एक सवाल जहन में ये आता है कि हम इस वक्त इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर से, जिसमें बिलखसूस सऊदी अरब से भी। लेकिन अब अगर सऊदी इन्वेस्टर्स हुकूमत पाकिस्तान को हट का नोटिस भेज रहे हैं, तो फिर मुस्तकबिल में हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ सकेगी? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उनके दरमियान है, तो वही ये बात समझ सकते हैं कि मतलब उसको किस तरीके से वो आगे लेके चलेंगे। मुझे मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं, और ये जो भी मामला है ये, क्योंकि देखिए है तो हम मुस्लिम ब्रादर मुल्क हैं हम दोनों, और हमारी इस वक्त बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही है सऊदीया से। तो मुझे एक मेरी कन्विक्शन है कि इंशाल्लाह ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, और ये अफ़ाम और तफ़हीम से मामला तय हो जाएगा। आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू गो टू दैट लेवल। मेरी पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोनिस अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान देर पा क़याम अमन के लिए तुर्की की सालसी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी है, जहां फरीकैन की जानिब से तजावीज़ और जवाबी तजावीज़ का तबादला किया जा रहा है।
और मुज़ाकरात से बाखबर हुकूमती ज़राए जिनसे हमारी बात हुई है हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने TTP और सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक कुछ वाज़ेह मुतालबात अफगान हुकूमत के सामने रख दिए हैं, मगर अफगान वफ्द मुज़ाकरात को गैर ज़रूरी पेचीदगियों का शिकार कर रहा है। इसलिए सवाल यह है कि तुर्की में जारी मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। इस बारे में बाखबर हुकूमती ज़राए ने हमसे बात किया है कि कल 19 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत में पाकिस्तान ने 3 बुनियादी मुतालबात वाज़ेह तौर पर अफगान हुकूमत और तुर्क सालिस के सामने रख दिए। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान का वफ्द जो बुनियादी मुतालबा लेकर तुर्की गया है वो सिक्योरिटी यानी कि TTP और बलोच दहशतगर्द ग्रुपों से मुतल्लिक है और इस मुतालबे के 3 लाजमी जुज़ हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने मुज़ाकरात में अफगान वफ्द से कहा कि पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद है कि कलअदम TTP और बलूचिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप्स के अड्डे, दहशतगर्द ग्रुपों की क़यादत और उनके ख़ानदान अफगानिस्तान के अंदर हैं और ये सारे ग्रुप्स अफगानिस्तान की सरजमीन से ही ऑपरेट करते हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान वफ्द को याद दिलाया कि 2021 में अफगान तालिबान ने दुनिया से वादे किए थे कि माजी की तरह अफगानिस्तान की ज़मीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी का खात्मा होगा। इसलिए अफगान हुकूमत अपने वादों पर अमल करे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इसी ज़मीनी सूरत-ए-हाल को देखते हुए पाकिस्तान वफ्द ने अफगान हुकूमत से 3 वाज़ेह मुतालबात किए हैं। पहला यह कि अफगानिस्तान में TTP और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स के खिलाफ विजिबल एक्शन हो। दूसरा मुतालबा यह कि एक्शन वेरीफाइबल हो, यानी कि कार्रवाई एक तरफा दावों के बजाय ऐसा एक्शन हो जिसकी 2 तरफा तस्दीक की जा सके। और तीसरा मुतालबा यह कि दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ इफेक्टिव कार्रवाई हो जिसके नताइज भी सामने आए। इन 3 मुतालबात के अलावा पाकिस्तान ने बातचीत में अफगानिस्तान वफ्द पर इस बात पर जोर दिया है कि अफगान तालिबान के अमीर TTP की पाकिस्तान में कार्रवाइयों को हराम करार देने से मुतल्लिक एक वाज़ेह फतवा जारी करे जो पूरी दुनिया के सामने हो। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान वफ्द के सामने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मंतकी, माकूल और जायज़ हैं। पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात को बहुत ही कुशादा जहन और फराग दिली के साथ आगे बढ़ाया है ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम हो सके, मगर इसके बरक्स अफगान तालिबान का वफ्द या तो मुकम्मल इख्तियारात का हामिल नहीं है, या संजीदा ताउन से गुरेजा है, या मुज़ाकरात को गैर ज़रूरी पेचीदगियों का शिकार कर रहा है। हुकूमती ज़राए ने वाज़ेह किया है कि इस सूरत हाल में अगर मुज़ाकरात के अमल में कोई मुश्किल पैदा होती है तो यह अफगान तालिबान के वफ्द की अदम ताउन और हटदर्मी का नतीजा होगी। पाकिस्तान और गैर जानिबदार मेज़बानों की तमाम कोशिशों के बावजूद तालिबान वफ्द की जानिब से लचक और संजीदगी का फुकदान इस बात का मज़हर है कि वो दहशतगर्दों की पुशपनाही से गुरेजा होने में गैर ज़रूरी हचकिचाहट का शिकार है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अगर अफगान तालिबान के वफ्द का रवैया तब्दील नहीं होता तो न सिर्फ मुज़ाकरात में पेचीदगी की जिम्मेदारी उन पर आयद होगी, बल्कि यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि तालिबान मसले का पुरअमन हल नहीं चाहते और वो किसी बड़े एजेंडे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत में अफगान वफ्द की जानिब से अदम ताउन का मामला सामने आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत में क्या चल रहा है, मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार फिरदौस, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियेकार हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनस मलिक जो कि इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अनस, पहले आपकी तरफ आते हैं, ज़रा बताइएगा कि एक तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि मैंने देखा आपका ट्वीट भी था कि ऐसा लगता है कि शायद उनके पास पावर्स नहीं है, इख्तियारात नहीं है और वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं, और दूसरी तरफ इन 2 दिनों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद अफगान तालिबान के सामने रखे हैं और बाकायदा क्लैरिटी के साथ अपने मुतालबात भी रखे कि पाकिस्तान क्या चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, कल 19 घंटे तक ये बातचीत का सिलसिला जारी रहा। कल 12:30 बजे जब पहला सेशन शुरू हुआ तो पाकिस्तानी जो 7 रुकनी वफ्द है उसने अपने एक कॉम्प्रहेंसिव जामा जो प्लान था वो पुट फॉरवर्ड किया। उसका जवाब अफगान तालिबान की जानिब से रात के 2 बजे दिया गया। गोया 13 घंटे उन्होंने लगाए उसके ऊपर मुशावरत कंप्लीट करने पर, और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से सुबह 6 बजे, गोया आज सुबह 6 बजे तालिबान के प्रपोजल्स के ऊपर जवाब दिया गया। तो पाकिस्तान अपने एंड पर तो प्रिपेयर्ड था। तालिबान ने पहला जवाब 13 घंटे लगाए और आज तकरीबन 12 बजे, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 6:45 का वक्त हो रहा है इस्तांबुल में, दोपहर 12 बजे से मुज़ाकरात जारी हैं और इसमें 2 सेशंस हो चुके हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त ये ब्रेक है, मगरिब की नमाज की वजह से वो ब्रेक है, और जो हम देख रहे हैं वो वाज़े तौर पर कोई भी जब भी बात की जाती है तालिबान कहते हैं कि जी उनको वक्त चाहिए, उनको थोड़ा वक्त लगेगा, उनको 1 से 1.5 घंटा लेते हैं। कभी वो कहते हैं उन्होंने काबुल से बात करनी है, कभी उन्होंने कंदाहार से बात करनी है। पाकिस्तान का अपने पार्ट पर और तुर्क सालिस जो वहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो मीडिएटर्स वहाँ मौजूद हैं जिनकी प्रेजेंस में ये बातचीत हो रही है। पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, आपने इंट्रोडक्शन में भी ये बात कही कि वेरीफाइबल और इरिवर्सिबल एक्शन होना चाहिए, और इसी दौरान
आज जो थोड़ी सी बदमज़गी जो हमें नज़र भी आई, बदमज़गी इस तरह से कि पाकिस्तान बात कर रहा था और उस दौरान ये खबर आई कि जी गुज़िश्ता रात ऑपरेशन किया गया और उसमें जो चंद दहशतगर्द मारे गए हैं 25 में से, उनमें से काफ़ी दहशतगर्द ऐसे हैं जिनके तस्करा समेत उनकी तस्वीर थी, जो कि ये बात दिखाई गई उस कमरे के अंदर और उस दौरान काफ़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल भी पेश हुई। पाकिस्तान की जानिब से एक बात बड़ी वाज़ेह है कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान किसी तरह का वर्बल एग्रीमेंट के बजाय रिटन एग्रीमेंट करे। तालिबान कहते हैं कि जी वो वर्बल एग्रीमेंट की तो गारंटी शायद देने को तैयार हैं, टाल मटोल से बातचीत लेते हैं, लेकिन रिटन एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, पर्टिकुलरली तहरीक तालिबान TTP के खिलाफ, जो कि फिर तहरीक ख्वारिज जैसे पाकिस्तान कहता है, और बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करती हैं, अफगानिस्तान से जो ऑपरेट आउट करती हैं, उनके खिलाफ वो कोई रिटन गारंटीज देने को तैयार नहीं है। अब ये बार बार हम देखते हैं कि जी कभी वो कंदहार कभी काबुल से कंसल्टेशंस के नाम पे 1.5 घंटे तक लगा लेते हैं, तो उससे एक जो वाज़ेह इंप्रेशन ये लगता है कि शायद वो उतने एम्पावर्ड नहीं है जितने एम्पावर्ड वो अपने आप को शो करना चाहते हैं। शहजाद, राइट। इफ्तिखार साहब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या एम्पावर्ड नहीं है जो वफ्द वहाँ पे गया है, इसलिए उनको बैक एंड फोर्थ करना पड़ा है कंदहार और काबुल से, या जो मुतालबात है पाकिस्तान के वो मानने को ही तैयार नहीं है अफगान तालिबान? क्या आपको नजर आ रहा है? शहजाद, कल जब पाकिस्तान ने ड्राफ्ट जमा किया तो अफगान तालिबान ने जो सबसे पहले मुतालिबा किया था वो सिक्योर लाइन का किया था, जो कंदहार और काबुल से वो बातचीत कर सके। जिसके बाद ये बात जो है वो वाज़ेह हो गई थी कि ये टाइम भी लेंगे और कंसल्टेशन के लिए कम अज़ कम ये बाइख्तियार एक पार्टी नहीं है जिसको जो है वो भेजी गई है। लेकिन फिर भी ये उम्मीद थी कि शायद, क्योंकि उसमें मुस्लिम ममालिक जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान दोनों के खैरख्वाह भी हैं और लॉन्ग टाइम पार्टनर्स भी रहे हैं, कि इनकी बातचीत या सालिसी की वजह से शायद कोई ना कोई सलूशन जो है वो निकल आए। लेकिन उसके बाद से जो ड्राफ्ट्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसमें तो ये नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो भी बात की गई है उसमें अफ़गान तालिबान की तरफ से जो जवाबन है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके मुतालिबात पहले माने बनिस्बत ये कि वो उसके ऊपर जवाब दें जो मुतालिबात की गई। और पाकिस्तान की तरफ से बहुत क्लियर जो है एक प्लान है, जो आपने कुछ बता भी दिया, लेकिन कुछ उसके अंदर जो सालिसीन ने डाला था वो जो है मॉनिटरिंग था, जो एक सीरियन मॉडल था जो सीरिया के अंदर कामयाबी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 4 ममालिक के दरमियान में इंटेलिजेंस शेयरिंग थी और इस बात का तयन करना था कि बॉर्डर के ऊपर जो मॉनिटरिंग है, अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई वाज़तन इशारा है, कोई तस्वीर है कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो उसके ऊपर दूसरी पार्टी के ऊपर जो है ये लाजिम होगा जहाँ से ऑपरेशन किए गए हैं किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ, तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। जैसे अनस ने जिक्र किया, ये उसका एक एक एग्जीक्यूटिबल पार्ट है कि जो आज पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई हुई, जिसमें कुरम के अंदर और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स को जो है वो फाइल किया गया, तो ये उसका एक एग्जाम्पलिफिकेशन है कि ये प्रोसेस अब किस तरह काम जो है वो करेगा। लेकिन जो इत्तलाआत हैं और जो मीडिया की तरफ से भी और अफगान मीडिया की तरफ से जो उनके ज़राए उनको जो है ऑब्वियसली उनका स्टेट उनको जो है वो फीड कर रहा है, उसमें एक बहुत वाज़ेह जो है वो लाइन ली गई है कि मुझे नहीं लगता कि वो TTP के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, बल्कि अगर आप उनके जो है वो एक सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो हमने किया, जिससे ये बात बहुत क्लियरली जो है वो सामने आती है कि वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि निगोसिएशंस के अलावा कोई और रास्ता है। बल्कि इन्फॉर्मेशन ये भी थी रात को कि जो 2 बार, एक तो रिलोकेशन के हवाले से अफगान तालिबान ने बात की, दूसरा ये कहा कि TTP के साथ जो है वो निगोसिएशंस जो है वो की जाएं, हम उनको टेबल पर भी जो है वो लेकर आते हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो है अब राइटली पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिए थे कि ये आपका मसला है, ये आपकी सरजमीन से ऑपरेट कर रहे हैं, हमें विजिबल एक्शन जो है वो चाहिए। लेकिन अभी तक तो नजर नहीं आया। साहब, आपने कही कि वो चाहते हैं कि उनके जो मुतालबात है पहले पाकिस्तान उस पर अमल करे, और वो क्या मुतालबात है एग्जैक्टली? देखिए, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बॉर्डर से रिलेटेड है और जो रेफ्यूजीज से जो है वो रिलेटेड है, मुतालिबात जो है वो लेकर आए हैं, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने कभी भी डिनाई नहीं किया। लेकिन अगर बॉर्डर के ऊपर कोई बंदिश है या रेफ्यूजीज के खिलाफ कोई एक्शन जो है वो नज़र आता है, तो ऑब्वियसली उसमें एक तो जो वीज़ा की रेजीम की पॉलिसी है, 1 डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर पाकिस्तान कभी वापस नहीं हटेगा। दूसरा, ये बॉर्डर्स के ऊपर जो इशू है वो बंद इसलिए है क्योंकि आप ट्रेड और जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक जो है वो दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान ने तो बहुत क्लियर अपना स्टैंड दिया है कि जब तक उनका इशू जो है वो सॉल्व नहीं होता, जो पाकिस्तानी तालिबान के अम्ब्रेला के नीचे, चाहे वो TTP है या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है या चाहे वो BLA BNA,
कोई भी ग्रुप हो, अगर तो वो जो है उनको कोई ठोस इकदामात कागज पर दस्तखत देकर रेसिप्रोसिटी के तौर पर जो है वो नहीं देते, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से जवाब बहुत क्लियर है। और वो आपने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट जो है वो देख ली कि वो तैयार हैं, जैसे पहले था उसी तरह ही दोबारा होगा। सही। एक तो ये लोकेशन वाली बात के हवाले से अनस आपके पास क्या इतलात है, क्योंकि आप वहाँ इस्तांबुल में मौजूद हैं, और दूसरा जैसे ये कह रहे हैं इफ्तिखार साहब के ख्वाजा आसिफ तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता तो मामला फिर जंग की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान जो है अपनी सरजमीन का दिफा करने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार होगा। तो क्या ओवरऑल ये भी नज़र आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी बड़े एजेंडा के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने देखा था हालिया दौर में उनकी इंडिया से बड़ी कुर्बतें हुई, मुलाकातें हुई। देखें, आज जिस अटैक का और जिस अटैक को फॉइल करने की जो बात का जिक्र इफ्तिखार ने भी किया, जो जब वो पिक्चर्स दिखाई गई तो इट चेंज द रूम, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि जो माहौल था कमरे का वो यकसर बदल गया, क्योंकि जहाँ पर पाकिस्तानी साइड कहती है कि जी वो सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, तो टर्किश मीडिएटर्स भी थोड़ा सा स्टेप बैक हुए और उनको भी इस बात के झटका लगा कि जी सिंसियरिटी एक साइड से नजर आती है, दूसरी साइड से नजर नहीं आती। पाकिस्तान बारहा यही बात करता आ रहा है कि ये जो भी इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट हो रही है, अभी जितना वो फॉइलिंग एक्शन कर रहा है वो अपनी साइड पे कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान को उससे पहले ही उसको रोकना चाहिए। इफ्तिखार ने दो बातों को रेफर किया। कल जब टॉक्स हो रही थी तो तालिबान की जानिब से ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि जो इरिटेंट्स हैं, उन इरिटेंट्स को हम आपके साथ बिठा देते हैं और आप उनके साथ अपने मसले सॉल्व कर लें। अब इरिटेंट से ये ट्रांसफायर किया गया कि वो दहशतगर्द अनासर, और फिर पाकिस्तान की वफ्द की जानिब से ये जवाब दिया गया कि हमारी बातचीत का महवर, हमारी बातचीत अफगान तालिबान के साथ हो रही है, उस रजीम के साथ हो रही है, ना कि हमने किसी दहशतगर्द के साथ या दहशतगर्द गिरोह से बात की है। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपसे ही बात करने को तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और फरीक को, आप किसी और ऐसे दहशत गिरोह को फरीक बना के हमारे सामने बिठाने की कोशिश करें। जिस एजेंडे की आपने बात की, उस एजेंडे की आज एक रिफ्लेक्शन हमें, जैसे बार बार मैं उस बात को जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अब शायद इस तरह से लगता है कि चीज़ें, अब शायद ऐसा लगता है कि चीज़ें शायद एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिएटर्स अभी भी होपफुल हैं, अभी भी वो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इस पेचीदा मसले का हल निकल आए। और वन डॉक्यूमेंट रजीम जो है, जिसकी बात इफ्तिखार ने की, वन डॉक्यूमेंट रजीम, इस बारे में बड़ी क्लियरली पाकिस्तान की साइड से कम्युनिकेट कर दिया गया है कि अफगानिस्तान के 6 बॉर्डर्स हैं, 6 में से 5 ऐसे जो उसके नेबर्स हैं, उनके साथ तमाम अफगान जो हैं वो वीज़ा लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान आना चाहें और वो बिल्कुल ही फ्री मूवमेंट के साथ रहें। तो अगर तो ये 1948 के अंडर यूनाइटेड नेशंस का क्लेम्ड बॉर्डर है, डिक्लेयर्ड बॉर्डर है, तो फिर ये गुड नेबरहुड के जरिए पाकिस्तान ODR के जरिए बैकआउट नहीं कर सकता। अफगान तालिबान चाहते हैं, जैसे इफ्तिखार ने बिल्कुल राइटली कहा, कि वो कहते हैं कि हमारा इशू प्रायोरिटी हो, पाकिस्तान का इशू प्रायोरिटी नंबर 1 सिंस डे 1 रहा है कि दहशतगर्दों का खिलाफामा किया जाए, उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती, जिसको अफगान तालिबान इस टाइम पे इवेट करते हुए नजर आते हैं। तो इफ्तिखार साहब, अब आपको क्या नजर आ रहा है, क्या मुमकिन है कि ये टॉक्स मजीद आगे जाएं और इसका कोई और दौर भी हो, या आपको लगता है कि अगर यहाँ पे बात नहीं बनी तो मामला फिर खराबी की तरफ आगे बढ़ेंगे? देखें, मैं तो एक स्केप्टिक की निगाह से इस सारे प्रोसेस को देखता हूं, क्योंकि मुझे अफगानिस्तान के स्टांस में पहले भी कोई लचक नहीं नज़र आती थी। अभी भी जो वफद इस टाइम पर बात कर रहा है और जो उनकी गवर्नमेंट है काबुल में, दोनों से बिल्कुल डिफरेंट किस्म के मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं, और काबुल का स्टैंड अभी भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। और अगर आपको याद हो शहजाद, अफगानिस्तान ने तकरीबन 5 स्टेटमेंट्स जो है वो दी थी पिछले राउंड ऑफ टॉक्स के बाद, जिसके बाद उन्होंने 2 रिजॉइंडर्स, 2 क्लैरिफिकेशंस और एक जो है पूरा स्टेटमेंट जो है वो बदल दिया था। तो इसका मतलब यह है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी इस टाइम पे भी बैठी हुई है, उसको एक पूरी हायरार्की से इजाजत लेकर जो है वो डिसीजंस जो है वो लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एम्पावर्ड है कि वो डिसीजंस जो है ले सके, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर वो डिसीजंस ये ले भी देते हैं, उनको ये खतरा है कि उनके जो वेरियस ग्रुप्स है इस टाइम पर अफगानिस्तान में, उनकी तरफ से उनको बैकलैश जो है वो ज़रूर आएगा। जो प्रॉब्लम है, मुझे ये लगता है कि अफगान तालिबान दोबारा जो है वो टाइम जो है लेना चाहते हैं और दोबारा कंसल्टेशन की तरफ ये बात ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इसके लिए जो है वो राजी है। दे वांट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट बहुत क्लियरली, जिसमें लिखा हो कि ये काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस और अनस मलिक मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।